बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल इत्तेहाद कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड हेल्थ साइंसेज रहीमिया ख़ान। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर विटामिन का टॉपिक विटामिन के पढ़ेंगे और ये विटामिन के पे फर्स्ट लेक्चर है जिसमें इंक्लूडेड होगा इंट्रोडक्शन, केमिस्ट्री, सोर्सेज, फंक्शन, डेफिशिएंसी एंड टॉक्सिसिटी ऑफ विटामिन के। और आज के लेक्चर का रेफरेंस है आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 86 टू 88। अगर हम बात करें विटामिन के की, तो विटामिन के का नाम सुनते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि ये कोएगुलेशन के लिए होता है। विटामिन के में द नेम विटामिन के स्टैंड्स फॉर कोएगुलेशन विटामिन। कोएगुलेशन विटामिन की वजह से ही विटामिन के का नाम विटामिन के है, कोएगुलेशन के की वजह से। और ये इसको इस नाम साइंटिस्ट की तरफ से इस वजह से दिया गया है क्योंकि ये हैमरेज को प्रिवेंट करता है। तो विटामिन के हैमरेज को यानी कि ब्लीडिंग को रोकने के लिए यूज़ किया जाता है। इससे पहले कि हम आगे फर्दर कंटिन्यू करें, मैं आपको पहले बता दूं, अब तक आपने कोएगुलेशन को सी से पढ़ा है। अभी भी मैं आपको यही कहूँगी कि कोएगुलेशन सी से है, लेकिन जर्मन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग वही जो कोएगुलेशन जिसको हम सी से लिखते हैं उसी को के से लिखा जाता है। इसी वजह से विटामिन के का नाम विटामिन के है, कोएगुलेशन के की वजह से। और क्योंकि आपको पता है कि ये कोएगुलेशन करवाता है, ये क्लॉटिंग करवाता है, तो क्योंकि ये क्लॉटिंग करवाता है तो जाहिर है ये हैमरेज को भी प्रिवेंट करेगा। और इसी हैमरेज की प्रिवेंशन के कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से हम इसको कोएगुलेशन विटामिन कहेंगे। और अगर तो इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, क्योंकि इसका नॉर्मल फंक्शन ही कोएगुलेशन करवाना है, इसका नॉर्मल फंक्शन ही हैमरेज को प्रिवेंट करवाना है, तो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो बॉडी में हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया हो जाएगा और जिसकी वजह से प्रोथ्रम्बिन टाइम जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हाइपो का लफ्ज़ हाइपो का मतलब है बिलो या नीचे या कम या लोअर, तो हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया। हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया एक ऐसी ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें बेसिकली प्रोथ्रोम्बिन, जो कि क्लॉटिंग फैक्टर आपने पढ़े हुए हैं फिजियोलॉजी में, जो कि सेकंड क्लॉटिंग फैक्टर है, तो ये ऐसी कंडीशन है जिसमें प्रोथ्रोम्बिन क्लॉटिंग फैक्टर जो हमारी बॉडी में लिवर से प्रोड्यूस होता है वो जो क्लॉटिंग रिएक्शन करवाता है वो सही नहीं करवाता, और जिसकी वजह से फिजियोलॉजिकली बॉडी में रिस्क हो जाता है कि क्लॉटिंग प्रॉपर नहीं होती है और प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है वो ज़्यादा हो जाता है, यानी कि क्लॉटिंग ज़्यादा देर में होती है और इस वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है तब होता है अगर विटामिन के की बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाए। फिर है सिनोनिम। विटामिन के दूसरे नाम क्या हैं? जाहिर है इसका फंक्शन है हैमरेज को रोकना, तो ये इसी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से, इसी खासियत की वजह से इसका एक सिनोनिम है एंटी हेमरेजिक विटामिन, जबकि ये खुद कोएगुलेशन करवाता है, तो इसी वजह से इसका दूसरा सिनोनिम है कोएगुलेशन विटामिन। फिर केमिकल स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं, तो ये आप इसको स्किप कर सकते हो, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। केमिस्ट्री पे अगर हम आएँ तो विटामिन के, अच्छा हम यहीं पे क्लियर कर दें कि हमने इससे पहले फैट सॉल्युबल विटामिन्स को हम दो तरह से क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स सॉल्युबिलिटी, फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन। जब हम फैट सॉल्युबल विटामिन की बात करें तो आपके माइंड में फ़ौरन से क्लिक होना चाहिए विटामिन ए, डी, ई एंड के। उस अकॉर्डिंग आज हमारा लास्ट विटामिन है फैट सॉल्युबल विटामिन में। तो विटामिन के इज़ अ फैट सॉल्युबल विटामिन, और साथ में अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें ये हीट स्टेबल है, बट इट्स सेंसिटिव टू लाइट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन ये जल्दी से ऑक्सीडाइज हो सकता है। केमिकली इसकी तीन फॉर्म्स हैं विटामिन के की, K1, K2 एंड K3। K1 जो है वो प्लांट ओरिजिन से हासिल किया जाता है, जबकि K2 बैक्टीरियल ओरिजिन से, K3 सिंथेटिक प्रोडक्ट है। K1 प्लांट से, K2 बैक्टीरियल से, K3 सिंथेटिक प्रोडक्ट है। K1 के फर्दर जो नाम है वो है फाइलोक्विनोन, जो कि अल्फ़ा अल्फ़ा प्लांट से आइसोलेट किया जाता है। और ये जो अल्फ़ा अल्फ़ा प्लांट है कुछ ऐसा दिखता है। अगर हम बात करें इसकी तो सबसे पहले ये अफ्रीकन यूरोपियन कंट्रीज़ में कल्टीवेट किया जाता था, लेकिन अब ये प्लांट पाकिस्तान में सिंध, पंजाब और KPK में विंटर सीजन में इसको कल्टीवेट किया जाता है। फिर बैक्टीरियल ओरिजिन के अकॉर्डिंग K2 की एग्जांपल्स हैं मैनाक्विनोन और फ्रेनोक्विनोन। K3 जो कि सिंथेटिक प्रोडक्ट है उसकी एग्जांपल है मैनाडायोन। और ये जो सिंथेटिक प्रोडक्ट है मैनाडायोन, ये कन्वर्ट होता है बॉडी में, कन्वर्टेड इन द बॉडी
टू वन ऑफ द मेनाक्विनोन और फाइलोक्विनोन, यानी कि ये जो मेनाडायोन है सिंथेटिकली हम इसको मेनाडायोन की फॉर्म में लेते हैं, मेनाडायोन की फॉर्म में बनाते हैं, इसकी सिंथेसिस करवाते हैं, लेकिन जब ये बॉडी में एक्ट करता है इसको हम जब लेते हैं या जब इसका इंटेक करते हैं तो बॉडी में यही जो मेनाडायोन है इसकी कन्वर्जन होती है किसमें, या तो मेनाक्विनोन में या तो फाइलोक्विनोन में इसकी कन्वर्जन होती है, जिसके बाद ये अपना फंक्शन शो करता है। नेक्स्ट एक टर्म है यहाँ पे, ये टाइप नहीं है, ये ना ही फॉर्म है विटामिन की, ये सिर्फ और सिर्फ एक टर्म है जो है वाइटामर, VITAMER। वाइटामर जो होते हैं सिंथेटिक सब्सटेंस होते हैं जो कि विटामिन की एक्टिविटी कंटेन करते हैं, जिनमें विटामिन जैसी एक्टिविटी होती है, लेकिन वो खुद असली में विटामिन नहीं होते, उनको सिंथेटिकली बनाया जाता है। अगर हम सोर्सेज की बात करें कि विटामिन के कहाँ से हासिल किया जाता है, जैसे कि आपको पता है प्रीवियस स्लाइड में यहाँ पे हमने देखा कि विटामिन के प्लांट ओरिजिन से हासिल किया जाता है। तो विटामिन के प्लांट से जो हासिल किया जाएगा तो प्लांट में उसके सोर्सेज हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि अल्फा, स्पिनच, कॉलीफ्लावर, कैबेज, टमाटो, सोयाबीन, और एनिमल में इसका सोर्स है फिश, मीट, मिल्क, एग, योक और लिवर। और इसके साथ साथ एंडोजीनियस सब्सटेंस हैं जो कि जैसे कि K2 बाइंटेस्टिनल बैक्टीरिया से बनता है जो कि है इकोलाई बैक्टीरिया। ठीक है, फिर उसके बाद फंक्शंस पे आते हैं। विटामिन के फंक्शंस क्या हैं, ऑब्वियसली हमने पहले स्टार्ट में पढ़ लिया, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन कि ये क्लॉटिंग करवाता है। तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जिसमें से सारे फैक्टर्स नहीं, फैक्टर 2, फैक्टर 7, फैक्टर 9 एंड 10 की फॉर्मेशन करवा के ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को फॉर्मेशन करवा के ब्लड क्लॉटिंग को कंट्रोल करता है। द मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ विटामिन के इज़ दैट इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 2 जो कि है प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर 7, फैक्टर 9 एंड फैक्टर 10 बाय द लिवर। दीज फैक्टर्स आर फॉर्म बाय लिवर इन प्रेजेंस ऑफ विटामिन के, यानी कि अगर विटामिन के की एब्सेंस हो जाएगी या विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाएगी बॉडी में, तो ये सारे जो फैक्टर्स अभी हमने मेंशन किए, फैक्टर 2, फैक्टर 7, फैक्टर 9 और फैक्टर 10, ये नहीं बनेंगे। और अगर ये नहीं बनेंगे प्रॉपर तो बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर भी रुक जाएगा, जिसकी वजह से हेमरेज हो सकती है। ये सारी बात हम इसी तरह से डेफिशिएंसी में भी पढ़ेंगे। विटामिन के इज़ नॉट द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ दीज कंपाउंड बट ब्रिंग अबाउट पोस्ट ट्रांसलेशनल चेंज नेसेसरी फॉर देयर फंक्शन। तो बेसिकली विटामिन के खुद से इन्वॉल्व नहीं होता है या विटामिन के खुद से उसकी स्ट्रक्चर में नहीं ऐड हो जाता है, बल्कि ये उसको सिर्फ और सिर्फ एक्टिवेशन करवाने, उसके फंक्शन को परफॉर्म करने में रोल प्ले करता है। फिर बात करें सेकंड फंक्शन की विटामिन के, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ये रोल प्ले करता है। इट अपीयर टू हैव सम रोल इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बिकॉज इस स्ट्रक्चर सिमिलर टू कोएंजाइम क्यू। तो विटामिन के की स्ट्रक्चर कोएंजाइम क्यू जैसी है, कोएंजाइम क्यू से सिमिलर है, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ऐड करता है। अगर कोएंजाइम क्यू क्या है आपके माइंड में है तो हम एंजाइम चैप्टर पढ़ चुके हैं, हम कोएंजाइम भी पढ़ चुके हैं। इन प्लांट किंगडम विटामिन के इज़ एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द फोटोसिंथेटिक प्रोसेस। तो विटामिन के फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में इसेंशियल कंपोनेंट है, ज़रूरी कंपोनेंट है। फोटोसिंथेटिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की मौजूदगी में कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन करवाते हैं। वो प्रोसेस जो है फोटोसिंथेटिक प्रोसेस कहलाता है। तो बेसिकली विटामिन के प्लांट में जो है वो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस को कैरी आउट करवाता है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, जो कि हमारे इसी फंक्शन की हेडिंग है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक सेलुलर रेस्पिरेटर, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक सेलुलर रेस्पिरेशन का एक स्टेज होता है या एक स्टेप होता है, जिसमें बेसिकली ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होती है। और वो क्यों होती है, ताकि एटीपी प्रोड्यूस की जा सके प्लांट की बॉडी में, या प्लांट में जो है एटीपी प्रोड्यूस करवाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक पूरे जो है सेलुलर रेस्पिरेशन में एक स्टेज है या एक स्टेप है जिसमें एटीपी प्रोड्यूस की जाती है, तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उसमें विटामिन के रोल प्ले करता है। यानी कि सिंपली अगर सादा लफ्ज़ों में आपको कहूँ तो ये प्लांट में सेलुलर रेस्पिरेशन का एक स्टेज होता है जिसमें बेसिकली विटामिन के की मौजूदगी की वजह से एटीपी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म। विटामिन के इज़ रिगार्डिंग एज एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म ऑफ सेल, यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए।
फिर इन प्लांट्स विटामिन के इज एसेंशियल कंपोनेंट फॉर फोटोसिंथेटिक प्रोसेस। यही जो बात रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म में लिखी है, यही बात मैं आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पहले समझा चुकी हूँ कि किस तरह से फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में रोल प्ले करता है और किस तरह से ये सेलुलर रेस्पिरेशन जो है उसमें रोल प्ले करता है और किस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे एक्ट करके बेसिकली मेन फंक्शन जो है वो इसकी प्रेजेंस में है बॉडी प्लांट में एटीपी की प्रोडक्शन करवाना होगा। अब बात करते हैं डेफिशिएंसी की। तो अगर तो विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी में, विटामिन के की कमी हो जाए तो क्या हो सकता है? ऑब्वियसली पहला फंक्शन हमने क्या पढ़ा, विटामिन के क्या करवाता है? कोएगुलेशन करवाता है। मैंने आपको हमेशा कहा जब भी आप डेफिशिएंसी की बात करोगे आपने क्या करना है, फंक्शंस को उलट कर देना है। फंक्शन क्या है विटामिन के? कोएगुलेशन करवाना। डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगी? कोएगुलेशन नहीं होगी। तो फर्स्ट इसके डेफिशिएंसी में हम पढ़ेंगे हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया कॉज करवाएगा कि अगर विटामिन के की कमी हो जाए बॉडी में तो हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया हो जाएगा। ये बात मैंने आपको फंक्शन में बता दी। प्रोथ्रोम्बिन क्लॉटिंग फैक्टर है, क्लॉटिंग फैक्टर 2 है। उसकी विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से प्रोथ्रोम्बिन की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हेमरेज हो सकता है। ब्लीडिंग टेंडेंसी जो है वो अनकंट्रोलेबल ब्लीडिंग टेंडेंसी हो जाती है, जिसकी वजह से हेमरेज हो जाएगा, यानी कि क्लॉटिंग नहीं होगी तो हेमरेज हो जाएगा सिंपली। फिर आता है सेकेंड टर्म प्रोलोंगेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टाइम, यानी कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। अगर तो हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया हो जाएगा यानी कि क्लॉटिंग फैक्टर 2 जो है उसकी कमी हो जाएगी बॉडी में तो क्या होगा, तो ज़्यादा टाइम लगेगा क्लॉट होने में। और नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है 12 to 15 सेकेंड, 12 से 15 सेकेंड, जो कि ज़्यादा होकर 30 सेकेंड तक हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है एबनॉर्मल क्लॉटिंग फैक्टर इन विटामिन के डेफिशिएंसी। एबनॉर्मल टेस्ट फॉर क्लॉटिंग फैक्टर जो कि फैक्टर 2, फैक्टर 7, फैक्टर 9 और फैक्टर 10 जो कि हमने फंक्शन में पढ़े थे, वो सारे विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से एबनॉर्मली एक्ट करेंगे। नेक्स्ट टर्म इज़ हेमरेजिक स्टेटस। तो विटामिन के की डेफिशिएंसी होने की वजह से एन अनकंट्रोलेबल हेमरेज इज़ द सिम्टम ऑफ विटामिन के डेफिशिएंसी। अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी तो हेमरेजिक स्टेटस भी बढ़ जाएगा, हेमरेज हो सकता है, यानी कि क्लॉटिंग कम होगी तो जो ब्लीडिंग है अनकंट्रोलेबल ब्लीडिंग वो ज़्यादा होगी। अ न्यू बॉर्न चाइल्ड में ब्लीड फ्रॉम एड्रीनल, ब्रेन, जीआईटी एंड अम्बिलिकस। और जो न्यू बॉर्न बेबी है अगर उसमें विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाए, अच्छा मैं यहीं पे बता दूं न्यू बॉर्न बेबी में विटामिन के की डेफिशिएंसी हो सकती है, बहुत सारी इसकी रीज़न होंगी। तो उनमें अगर अब डेफिशिएंसी हो जाए तो बेबी में ब्लीडिंग, इंटरनली ब्लीडिंग हो सकती है जो कि एड्रीनल से भी हो सकती है, ब्रेन से, जीआईटी से और अम्बिलिकस से ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये जो है ये डेथ भी कॉज कर सकती है, इंटरनल ब्लीडिंग। क्लॉटिंग टाइम जो है वो ज़्यादा हो जाएगा और जाहिर है प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है जब हमने पहले बात की वो ज़्यादा हो जाएगा, क्लॉटिंग टाइम भी ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा टाइम लगेगा क्लॉट होने में। अडल्ट में हेमरेज में ऑल्सो अकर मोस्ट कॉमनली आफ्टर ऑपरेशन ऑन बाइलरी ट्रैक्ट। अब क्यों, अच्छा ये लिखा हुआ पॉइंट, ये अडल्ट में भी हेमरेज हो सकता है, अडल्ट में भी विटामिन के की डेफिशिएंसी जो है वो डाइटरी वाली तो हो सकती है, लेकिन उसके अलावा अडल्ट में भी हेमरेज के जो है वो चांसेस ज़्यादा हैं अगर तो बाइलरी ट्रैक्ट का ऑपरेशन हो जाए उसके बाद। वजह क्या है, वजह यही हमारी बुक में ब्रैकेट में लिखी हुई है, क्योंकि बाइल सॉल्ट्स आर नीडेड फॉर देयर एब्जॉर्प्शन। और अगर तो बाइलरी ट्रैक्ट का ऑपरेशन होता है तो बाइल सॉल्ट्स की कमी की वजह से विटामिन के की एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगी, विटामिन के की एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी तो हेमरेज हो सकता है। अब ये पॉइंट जो कि मैं पहले डिस्कस करने लगी थी लेकिन मुझे याद आया कि हमारी बुक में नेक्स्ट टॉपिक वही वाली बात लिखी हुई है कि कॉजेज़ ऑफ हेमरेज इन न्यूबॉर्न क्या है। यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट इस स्लाइड में सेकंड पॉइंट है, न्यूबॉर्न चाइल्ड में अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो ब्लीडिंग हो सकती है एड्रीनल, ब्रेन, जीआईटी और अम्बिलिकस से। अब ये डेफिशिएंसी क्यों हो सकती है, 3 इसकी वजूहत हैं। सबसे पहली वजह इनएडिक्वेट, ये इनएडिक्वेट लिखा है, ये इनएडिक्वेट है यानी कि कमी, इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ विटामिन के बाय मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर तो मदर की डाइट में जो प्रॉपर जितनी रिक्वायरमेंट है उतना विटामिन के डाइटरी इनटेक में नहीं है तो कमी हो जाएगी बेबी में और उसकी वजह से उसमें हेमरेज हो सकता है और उसकी वजह से उसमें इंटरनल ब्लीडिंग जो कि हमने पहले बात की वो हो सकती है। सेकंड, कॉन्जेनाइटल एब्सेंस ऑफ ई. कोलाई बैक्टीरिया इन जीआईटी।
अब अगर आपको याद हो, हमने सोर्सेज में पढ़े थे, इकोलाई बैक्टीरिया के बारे में हमने सोर्सेज में पढ़ा है कि विटामिन के जो है वो किस तरह से इकोलाई बैक्टीरिया जो है विटामिन के का किस तरह से सोर्स हो सकते हैं। तो अगर कॉन्जेनाइटल एब्सेंस हो विटामिन इकोलाई बैक्टीरिया का जीआईटी में, तो भी न्यूबॉर्न बेबी में हेमरेज हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, और कॉन्जेनाइटल कहते हैं हम पैदाइशी को। फिर है डिक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ प्लेसेंटा फॉर विटामिन के ड्यूरिंग गेस्टेशन। डिक्रीज कम हो जाना, परमिएबिलिटी एबिलिटी टू क्रॉस प्लेसेंटा, आपको पता है वो कनेक्शन जो कि मदर और फीटस के बीच में है, यानी कि वो जो प्लेसेंटा है, वो जो कनेक्शन है जो कि मदर और फीटस के बीच में है, उसमें विटामिन के की जो एबिलिटी है, क्रॉस होने की एबिलिटी है, वो कम हो जाए। यानी कि मदर की डाइट में सही है विटामिन के, डाइटरी इनटेक हो रहा है, लेकिन वो बेबी तक नहीं पहुंच रहा। तो ऐसी कंडीशन में भी बेबी में, न्यूबॉर्न बेबी में विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी और हैमरेज हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे एक लफ्ज़ लिखा है गेस्टेशन, वो प्रेगनेंसी को कहते हैं। ये टर्म जो है हमने आई थिंक ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन में एक पढ़ा हुआ एंडोक्राइनोलॉजी में। तो परमिएबिलिटी कम हो जाती है प्लेसेंटा के थ्रू क्रॉस होने में, और ये कब होगा, ये प्रेगनेंसी में अगर ऐसा हो जाए तो फिर मदर की डाइट में विटामिन के नॉर्मल हो सकता है, लेकिन फिर भी बेबी में जो है विटामिन के की डेफिशिएंसी हो सकती है। अच्छा, अब एंटागोनिस्ट हैं और विटामिन के एंटागोनिस्ट कहते हैं एंटा अगेंस्ट, एंटी वाला जो टर्म हमने यूज़ किया अब तक, मुखालिफ होना किसी चीज़ के। विटामिन के ख़िलाफ़ भी कुछ एजेंट है जो कि काम करते हैं। विटामिन के आप सबको पता है क्लॉटिंग के लिए, अब तो याद हो ही गया होगा कि क्लॉटिंग के लिए यूज़ होता है, और क्लॉटिंग फैक्टर है, कोएगुलेशन करवाएगा, हेमरेज को रोकता है। अब कुछ ऐसे भी एजेंट है जो कि विटामिन के ख़िलाफ़ काम करते हैं। ड्रग्स हैविंग एंटी विटामिन की एक्टिविटी, जिसमें आते हैं हेपारिन, वारफेरिन और डायक्यूमरोल। तो हेपारिन जो है वो बेसिकली एंटीकोएगुलेंट है, ब्लड थिनर है। वारफेरिन जो है वो भी वारफेरिन और हेपारिन जो हैं वो भी ब्लड थिनर हैं, जो कि मेडिकेशंस हैं। अब ये क्यों यूज़ की जाती हैं, ये काम तो कर रही हैं विटामिन के ख़िलाफ़, लेकिन ये कब यूज़ की जाती हैं, ये तब यूज़ की जाती हैं जबकि किसी की भी बॉडी में क्लॉट को जब किसी की क्लॉट को कम करवाने की ज़रूरत हो, या जिसका जो ब्लड है वो ज़्यादा थिक हो जाए, ज़्यादा गाढ़ा हो जाए, उसको थिन करवाने की ज़रूरत हो, तो हम इन एजेंट को यूज़ कर सकते हैं। फिर है टॉक्सिसिटी ऑफ विटामिन के। तो विटामिन के की टॉक्सिसिटी में आते हैं हीमोलाइटिक अनीमिया, कर्नेक्टिरस, रेस्टलेसनेस, इरिटेबिलिटी और मेंटल रिटार्डेशन। अब ये सब क्या हैं? तो हीमोलाइटिक अनीमिया और कर्नेक्टिरस तो मैं आपको बताती हूँ। बाकी रह गया रेस्टलेसनेस यानी बेचैनी, फिर इरिटेबिलिटी चिड़चिड़ापन, मेंटल रिटार्डेशन दिमागी जो सलाहियत है उसका रुक जाना। फिर अब रह गए दो लफ्ज़ हमारे पास, एक हीमोलाइटिक अनीमिया क्या है, दूसरा कर्नेक्टिरस क्या है। तो हीमोलाइटिक अनीमिया और कर्नेक्टिरस को समझने के लिए दोबारा से इसी टर्म को तोड़ के देखते हैं। हीमोलाइटिक, हीमो ऑब्वियसली ये ब्लड से रिलेट कर रहा है, और लाइटिक जो है वो लाइसिस से है। तो हीमोलाइटिक अनीमिया जो है ये ऐसी डिसऑर्डर है जिसमें रेड ब्लड सेल जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं, वो तबाह हो जाते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं। इतने ज़्यादा डैमेज होते हैं, यानी कि वो इतने ज़्यादा डिस्ट्रॉय होते हैं कि कम बनते हैं और ज़्यादा डिस्ट्रॉय होते हैं। ये जो कंडीशन है ये कहलाती है हीमोलाइसिस, जिसमें आरबीसी हीम का जो हीम जो है वो ब्लड से या आरबीसी से रिलेट करता है, लाइसिस कहते हैं हम ब्रेकडाउन में। तो इसमें आरबीसी इतने ज़्यादा ब्रेकडाउन होते हैं, इतने ज़्यादा उनकी डिस्ट्रॉय होते हैं वो कि कम बनते हैं और ज़्यादा डिस्ट्रॉय होते हैं। ये जो कंडीशन है ये कहलाती है हीमोलाइसिस। फिर अब अनीमिया, अनीमिया आप सबको पता है ये ऐसी कंडीशन है जिसमें जो आरबीसीज हैं, जो नॉर्मल ब्लड लेवल, जो ब्लड लेवल है वो बॉडी का वो नॉर्मल से कम हो जाए तो वो एनीमिया कहलाता है। तो आरबीसीज की ब्रेकडाउन होने की वजह से, उनके डिस्ट्रॉय होने की वजह से बेसिकली ब्लड जो है उसका उसकी जो अमाउंट है वो कम हो जाती है बॉडी में, तो वो अनीमिया कहलाती है। सेकेंड टर्म है कर्नेक्टिरस, इसके जो स्पेलिंग है वो सही कर लीजिएगा यहाँ पे। ये जो कर्नेक्टिरस है इज़ अ टाइप ऑफ ब्रेन डैमेज दैट कैन रिजल्ट फ्रॉम हाई लेवल ऑफ बिलिरुबिन। अगर मैं आपको सादा लफ्ज़ों में बताऊँ, जैसे कि यरकान, जैसे कि जॉन्डिस, उसमें बिलिरुबिन की जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाती है। वो ज़्यादा होने की वजह से इन्फेंट में, बेबीज़ में क्या होता है, ब्रेन डैमेज हो जाता है। ये कंडीशन जो है वो कर्नेक्टिरस कहलाती है। तो ये तो टॉक्सिसिटी थी।
टॉक्सिसिटी मैं दोबारा बता दूं, जब किसी चीज़ की बॉडी में एक्सेस अमाउंट हो जाए तो वो जो है वो कंडीशन टॉक्सिसिटी की तरफ जाती है। यानी कि हमने ये जितने टर्म्स, ये जितनी कॉम्प्लिकेशंस पढ़ी हैं, ये सारी तब होती हैं जब बॉडी में एक्सेस अमाउंट हो जाए विटामिन के की, तो ये कंडीशन होती है जिसको हम कहेंगे कि टॉक्सिसिटी है। टॉक्सिसिटी में ये सारी कंडीशन हो सकती हैं, यानी हीमोलाइटिक एनीमिया तब होगा जब विटामिन के की एक्सेस अमाउंट जो है वो बॉडी में हो जाए, ज़्यादती हो जाए, किसी चीज़ की ज़्यादा हो जाए बॉडी में। तो आज विटामिन के कंप्लीट हो गया हमारे इस लेक्चर में। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे विटामिन सी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।